हमारे देश हिंदुस्तान में कई जाति समुदाय के लोग रहते हैं। जितने तरह के लोग रहते हैं उतने तरह के रीति रिवाज भी मनाया जाता है। बहुत से ऐसे रीति रिवाज है जो वक्त के साथ बदलता गया। इन्हीं सारे रीति रिवाज में से एक प्रथा है जिसका नाम है अट्टा सट्टा। अट्टा सट्टा का मतलब होता है कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दी जाए और आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दी जाए। आज की कहानी में इसी प्रथा के जरिए एक लड़के और एक लड़की की शादी तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़ और इसी चित्तौड़गढ़ का एक थाना पड़ता है गंगरार। बात कर रहा हूँ मैं 26 नवंबर 2022 के सुबह के आसपास, जब एक व्यक्ति इसी रंगरार के इलाके के एक मंदिर के पीछे रास्ते से जा रहा था। अचानक मंदिर के पीछे उसे काफ़ी दुर्गंध महसूस होता है। दुर्गंध कुछ इस प्रकार से आ रही थी कि सांस लेना तक भी मुश्किल हो चुका था। व्यक्ति को थोड़ा सा अटपटा लगता है। दुर्गंध को फॉलो करते करते एक कुएं के नज़दीक तक पहुंच जाता है। व्यक्ति जब कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि कुएं में एक डेड बॉडी पड़ा है। व्यक्ति जब इस तरह का नज़ारा देखता है तुरंत ही इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को देता है और साथ ही साथ नज़दीकी पुलिस थाने में भी खबर दे देता है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस भी अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकालती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकालती है तो उस डेड बॉडी का केवल धड़ बाहर निकलता है। दरअसल उसका सर मौजूद नहीं था। इसीलिए पुलिस उस कुएं में काफ़ी देर तक तलाशी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका सर उस कुएं में नहीं मिलता है। पुलिस जब डेड बॉडी को बाहर निकालती है तो उसे देख करके ही लग रहा था कि उसकी मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी, क्योंकि उसका शरीर लगभग गलने लगा था। काफ़ी मात्रा में दुर्गंध भी बाहर आ रही थी। उसके दाहिने हाथ में महेंद्र नाम गोदा हुआ था। पुलिस जब उसके बारे में लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सर मौजूद नहीं था। इसीलिए पुलिस वहां के आसपास के झाड़ियों में तलाशी करने लगती है। पुलिस जब आसपास के झाड़ियों में तलाशी करती है तो आखिरकार बगल के ही झाड़ियों में उस व्यक्ति का सर भी बरामद हो जाता है। पुलिस जैसे ही उसका सर बरामद करती है तभी उस भीड़ में से एक लड़का उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि साहब इसका नाम महेंद्र है, जो भाटखेड़ा इलाके का रहने वाला है। महेंद्र के पिता का नाम गोविंद, माँ की नाम अजोदिया बाई। महेंद्र की 2 छोटी बहनें भी है, जिसमें बड़ी का नाम तन्नू, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। छोटी का नाम तनिष्का, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। पुलिस तुरंत ही इस बात की सूचना महेंद्र के पिता गोविंद को देती है। गोविंद को जैसे ही मालूम चलता है उसका पूरा परिवार रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचता है और उस डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेता है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले महेंद्र के पिता गोविंद से पूछताछ करती है। तो गोविंद कहता है कि साहब मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन इस भाटखेड़ा इलाके में मैं अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल में पिछले कई सालों से रह रहा हूँ। दरअसल मेरे बेटे महेंद्र की इसी नवंबर में शादी होने वाली थी। मैंने अपने बेटे महेंद्र की शादी उज्जैन की रहने वाली एक लड़की से तय किया था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा महेंद्र मंदसौर गया था किसी काम से। वहाँ से 21 नवंबर 2022 को मेरी बेटी तन्नू के नंबर पर फ़ोन भी किया था, आखिरी बार बातचीत किया था, लेकिन उसके बाद से उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। हमें लगा था कि शायद उसका मोबाइल ख़राब हो गया है, जैसे ही मोबाइल उसका सही होगा वो कॉल करेगा। आखिरकार पुलिस गोविंद के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के विरोध में हत्या के मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले महेंद्र के मोबाइल के CDR के साथ साथ महेंद्र के मोबाइल का आखिरी लोकेशन भी निकलवाती है। जब पुलिस डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि महेंद्र के मोबाइल का आखिरी लोकेशन 21 नवंबर 2022 का मंदसौर का ही दिखा रहा था और महेंद्र ने आखिरी नंबर पे जिस पे बात किया था वो नंबर उसकी बहन तन्नू की ही थी। पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर ही रही थी, तब तक महेंद्र का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चलता है कि महेंद्र की हत्या 8 से 10 दिन पहले ही कर दी गई थी। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इसे देख करके पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि महेंद्र की अगर हत्या 8 से 10 दिन पहले कर दी गई थी तो फिर महेंद्र 21 नवंबर 2022 को अपनी बहन तन्नू के नंबर पर फ़ोन करके
बात कैसे किया था। पुलिस को कहीं ना कहीं तन्नू के ऊपर शक चली जाती है, लेकिन पुलिस शक के आधार पर तन्नू को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती है। इसीलिए इंटरनली इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और सबसे पहले तन्नू के ही मोबाइल के नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब तन्नू के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो पता चलता है कि तन्नू एक नंबर पे पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी महावीर धोबी के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये महावीर धोबी कोई और नहीं बल्कि इसी रंगरार इलाके का रहने वाला है। पुलिस के पास जब इतने सारे सबूत हो जाती है, पुलिस इसी के आधार पर तन्नू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उसके भाई महेंद्र की हत्या के बारे में तन्नू से पूछताछ करती है। तन्नू पुलिस वालों को वहां पे भी यही बताती है कि साहब मेरे भाई ने 21 नवंबर 2022 को आखिरी बार फ़ोन किया था, लेकिन उसके बाद से उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। भाई ने जब कॉल किया था तो वो बताया था कि वो मंदसौर में है। तन्नू जब इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देती है तो पुलिस महेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तन्नू के सामने रखते हुए कहती है कि महेंद्र के 8 से 10 दिन पहले ही हत्या कर दी गई है। जब महेंद्र के 8 से 10 दिन पहले ही हत्या हो गई थी तो फिर महेंद्र ने तुम्हारे पास 21 नवंबर को कॉल कैसे किया? सही बताओ, माजरा क्या है? पुलिस जब इस तरह की सवालें तन्नू से करना जब शुरू करती है, आखिरकार तन्नू भी पुलिस के सवालों में बुरी तरीके से फंस जाती है और मजबूर होकर के अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तन्नू बताती है कि मेरे भाई महेंद्र की दोस्ती महावीर से है। महावीर और महेंद्र की जब दोस्ती होती है, महावीर अक्सर महेंद्र के घर आना जाना शुरू करता है। महावीर जब महेंद्र के घर पे जाता है और पहली बार जब उसकी बहन तन्नू को देखता है, उसकी खूबसूरती देख करके उस पर फिदा हो जाता है और पहली नज़र में तन्नू को दिल दे बैठता है। कहीं ना कहीं तन्नू को भी महावीर पसंद आ जाता है और फिर दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद से दोनों मौका निकाल करके एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जब भी दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो तन्नू के घर वालों को मालूम चलता है और ना ही महावीर अपने घर वालों को बताता है। अक्सर जब महावीर तन्नू के घर पे भी जाता है, उसके घर पे भी उससे मुलाकात करता है। जब दोनों का प्यार का परवान चढ़ता है, एक दिन तन्नू कहती है कि हम इस तरीके से छुप छुप कर नहीं मिल सकते हैं, बेहतर है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तन्नू जैसे ही शादी की बात कहती है, महावीर भी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन तन्नू कहती है कि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती है। लेकिन गोविंद जब महावीर की बढ़ती उम्र को देखता है, गोविंद भी महावीर की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाशी करना शुरू कर देता है और आखिरकार गोविंद की ये तलाशी पूरी हो जाती है और उज्जैन की रहने वाली एक लड़की मिल जाती है, जिससे महेंद्र की शादी तय कर देता है। महेंद्र की शादी तो तय हो जाती है, लेकिन लड़की वाले जब महेंद्र के घर पे पहुंचते हैं तो गोविंद उनसे दहेज मांगता है और दहेज में पूरे 40,000 रुपये मांगता है। जब 40,000 रुपये का डिमांड करता है तो लड़की वाले कहते हैं कि इतने सारे पैसे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक उपाय है, क्यों ना इस शादी को अट्टा सट्टा के तहत कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास भी एक लड़का है। लड़की वाले कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की शादी महेंद्र से कर दो और मैं तुम्हारी किसी एक लड़की की शादी अपने बेटे से कर देता हूँ। लड़की वाले जब इस तरह का ऑफर गोविंद को देते हैं, गोविंद को भी ये ऑफर पसंद आ जाता है और फिर तन्नू की शादी महेंद्र की होने वाली बीवी के भाई से तय कर देता है। जब शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी जब तन्नू को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी भी शादी तय हो गई है। उसके बाद से तन्नू तुरंत ही महावीर के नंबर पर फ़ोन करती है और ये सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब इस तरह की बातें तन्नू महावीर से कहती है तो महावीर कहता है कि बेहतर उपाय है कि हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं और बाहर चल के शादी कर लेंगे और किसी दूसरे शहर में रह लेंगे। लेकिन जब महावीर इस तरह का ऑफर तन्नू को देता है तो तन्नू को लगता है कि अगर मैं ये शादी तोड़ दूंगी तो मेरे भाई की भी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस अट्टा सट्टा के तहत अगर एक की शादी नहीं होती है तो दूसरी की भी शादी ऑटोमेटिक टूट जाती है। इसलिए तन्नू इस मुसीबत में फंस जाती है कि वो चाहकर भी महावीर की बातों को नहीं मानती है। इसलिए तन्नू एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने बारे में सारी सच्चाई अपने घर परिवार वालों से बताती है। उसके घर परिवार वालों को जैसी सच्चाई मालूम चलता है कि तन्नू का लव अफेयर महावीर से चल रहा है, इसे सुन करके उसके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी उसे धोखा दे रही है। गोविंद को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी बच्ची महावीर से लव अफेयर कर चुकी है और उसे शादी करने का इरादा भी कर चुकी है। जैसे ही सच्चाई गोविंद को मालूम चलता है, गोविंद एकदम गुस्से में तन्नू से कहता है कि यह शादी किसी कीमत पर संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी शादी महावीर से कर दिया तो फिर महेंद्र की शादी नहीं हो पाएगी। तुम्हें हर हाल में जहाँ पे हम कह रहे हैं वहीं पे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तन्नू को जब इस तरह का जवाब मिलता है, तन्नू भी सोच लेती है कि अब वो किसी भी कीमत में महावीर से शादी नहीं कर पाएगी।
इसलिए अब महावीर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक दिन महावीर से मुलाकात करती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है तो मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना तुम मेरे भाई महेंद्र को ही इस दुनिया से हटा दो, उसके बाद से हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तन्नू जब इस तरह की बातें महावीर से कहती है, महावीर भी उसके प्यार में इस कदर से पागल हो चुका था कि तुरंत ही इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर महेंद्र को इस दुनिया से हटाने के लिए मौके का इंतजार करने लगते हैं। और फिर महेंद्र की शादी इसी नवंबर महीने में तय कर दी जाती है। शादी की तारीख जैसे ही नज़दीक आती है, तन्नू को कहीं ना कहीं अब चिंता सताने लगता है। लेकिन इसी नवंबर महीने के 12 तारीख को तन्नू को अपने बुआ के घर कोटा जाना होता है, क्योंकि उसके बुआ की लड़की का बर्थडे होता है। जब उसकी बुआ तन्नू और उसकी छोटी बहन तनिष्का को बुलाती है तो 12 नवंबर 2022 को तन्नू और उसकी छोटी बहन कोटा जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर 12 नवंबर को महेंद्र ही अपनी दोनों बहन को ले जाकर के बस स्टेशन पे छोड़ देता है और फिर तन्नू अपने बहन के साथ कोटा चली जाती है। लेकिन जब अपने बुआ के घर पहुंचती है तो वहां से तन्नू महावीर के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि हम लोग यहां से 16 नवंबर को घर आने वाले हैं। जब हम घर आएंगे तो रास्ते में रिसीव करने के लिए मेरा भाई महेंद्र भी आएगा। एक बेहतर मौका है, जब मेरा भाई हमें रिसीव करने के लिए आएगा तो तुम उसी वक्त अपने काम को अंजाम दे देना। 16 नवंबर 2022 को तन्नू जब अपने बहन के साथ कोटा से रवाना होती है तो वहाँ से रवाना होने से पहले ही अपने भाई महेंद्र के नंबर पर फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम हमें बस स्टैंड पर रिसीव करने के लिए आ जाना। लेकिन इसके साथ साथ महावीर के भी नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने अपने भाई को बस स्टैंड पर बुला लिया है, तुम उससे रास्ते में ही मुलाकात कर लेना। 16 नवंबर 2022 को तन्नू जब अपने बहन के साथ कोटा से रवाना होती है, इधर महेंद्र भी अपनी बहन को रिसीव करने के लिए पैदल ही अपने घर से बस स्टैंड के लिए निकल जाता है। लेकिन महेंद्र जैसे ही अपने घर से निकलता है, उधर महावीर भी अपनी कार लेकर के और रास्ते में निकल जाता है और रास्ते में ही महेंद्र से मुलाकात करता है। महेंद्र से जब मुलाकात करता है तो उससे पूछताछ करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। महेंद्र कहता है कि मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ अपनी बहन को रिसीव करने के लिए। महावीर कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जैसे ही छोड़ने की बात कहता है, महेंद्र भी उसकी बातों में आ जाता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन महावीर जब महेंद्र को अपने गाड़ी में बिठा करके वहाँ से ले चलना शुरू करता है तो रास्ते में ही महेंद्र से कहता है कि क्यों ना एक जगह पर रुक करके थोड़ा गांजा पी ले, क्योंकि महेंद्र भी गांजे का शौकीन होता है। तुम्हारी बहन को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तुम अपने टाइम पे बिल्कुल वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे ही गांजे का ऑफर करता है, महेंद्र भी गांजा पीने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसी रंगरार के इलाके के मंदिर के पीछे लेकर जाता है। वहाँ पे गाड़ी रोक करके एक सुनसान जगह पे जाता है और वहाँ से महावीर अपने एक दोस्त महेंद्र धोबी के नंबर पे फ़ोन करता है और गांजा मंगाता है। लेकिन महेंद्र धोबी जब गांजा लेकर के आता है तो वहाँ से अपने साथ एक और नाबालिग दोस्त को भी लेकर के आता है। जैसे ही महेंद्र धोबी गांजा लेकर के बताए हुए जगह पे जाता है, वहाँ पे चारों जम करके गांजा पीते हैं। लेकिन जैसे ही गांजा पी रहे होते हैं, महावीर अपने पास से गमछा निकालता है और महेंद्र के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। जैसे ही महेंद्र इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, अपने आप को बचाने के लिए, उसके डेड बॉडी को ठिकाने के लिए उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके धड़ को इसी मंदिर के पीछे ले जाकर के कुएं में फेंक देता है और उसके बाद से उसके सर को बगल के झाड़ियों में फेंक देता है और उसके बाद से ये सारी जानकारी उसकी बहन तन्नू को दे देता है। तन्नू अपनी बहन के साथ घर पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद से महावीर महेंद्र के नंबर को बंद करके अपने घर लेकर आ जाता है और फिर 5 दिन के बाद उसके मोबाइल को बंद करके मंदसौर जाता है। लेकिन मंदसौर जब जाता है तो महावीर अपना मोबाइल चालू करके घर पे छोड़ देता है। लेकिन जब मंदसौर में पहुंचता है तो महावीर ही महेंद्र के नंबर से तन्नू के नंबर पे फ़ोन करता है, थोड़ी देर बात करता है और फिर महेंद्र के मोबाइल को वहीं पे स्विच ऑफ करके उसका सिम निकाल करके तोड़ करके उसका मोबाइल भी वहीं पे फेंक देता है और उसके बाद से घर वापस आ जाता है। दरअसल ये पूरा षड्यंत्र इसलिए बनाता है ताकि वो पुलिस के गिरफ्त में ना आ सके और किसी को मालूम भी ना चल सके कि महेंद्र की हत्या किया किसने है। वाकई में जब ये पूरी कहानी तन्नू पुलिस वालों को बताती है तो तन्नू के ही तहरीर पे पुलिस तन्नू के आशिक महावीर और महावीर के दोनों दोस्त, पुलिस इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।